फिर हमें दूसरा सीन दिखाते हैं। कई दिन बीत चुके हैं जब से ये साइको बाप मुझे अपने महल में बंद किए हुए हैं। वो मुझे बहुत सारे नए सबक जबरदस्ती सिखाने की कोशिश कर रहा था। एथेलियस साम्राज्य के नोबल का इतिहास, सामाजिक शिष्टाचार और बहुत कुछ। जब उसने कहा था ये बच्चा इथेलियस साम्राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक उपहार होगा, अब मुझे समझ में आता है कि उसने अंकल जूलियस से वो बात क्यों कही थी और उसका मतलब क्या था। पिछले कुछ दिनों में उसने मुझे जो भी एक एक सबक सिखाया था वो सब आज के दिन के लिए ही था। एक नोबल लेडी कहती है, इस वर्ष मेजेस्टी की बर्थडे पार्टी पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा भव्य है। दूसरी नोबल लेडी कहती है, इस साल भी विदेशी मेहमान अधिक संख्या। दूसरी नोबल लेडी कहती है, आप सही कह रहे हैं, मैं इस पार्टी में इन सज्जनों के साथ डांस करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। फिर महाराज और महारानी के आने की घोषणा होती है। मार्कस कहता है, प्रिय एथेलियस के वासी और मेरे सभी सम्मानित अतिथियों, आप सभी को इस शाम की शुभकामनाएं। मेरे जन्मदिन की पार्टी में आपका स्वागत है। इस दिन पर मैं अपने साम्राज्य के हर नागरिक का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालांकि आज केवल मेरा जन्मदिन ही नहीं, बल्कि मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक राज है जिसे मैं बहुत लंबे समय से छिपा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे बचाना चाहता था। मुझे लगा अगर मैं उसे सबकी नजरों से दूर रखूं तो उसे एक सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी मिल पाए। लेकिन मेरी इस चुप्पी ने घिनौनी अफवाह को जन्म दिया और समय बीतने के साथ साथ वे अफवाहें सच्चाई से और भी दूर होती चली गई, जिससे ये बच्चा और भी अधिक खतरों में पड़ गया। और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं आप सभी के सामने इस बच्चे की अस्तित्व की घोषणा करूं। कोई कहता है, क्या महामहिम अपने नाजायज बच्चे की बात कर रहे हैं? दूसरा कहता है, तो वो रूमर सच था। ग्रेटा फुसफुसाते हुए कहती है, मार्कस क्या तुम पागल हो गए हो? अपने प्रजा और सम्मानित विदेशी अतिथियों के सामने अपनी बेइज्जती की घोषणा कर रहे हो। मार्कस भी फुसफुसाते हुए कहता है, मैं बाद में इसे विस्तार से समझाऊंगा। मार्कस कहता है, तुम सब इसे नीच शब्दों से पुकार सकते हो, जैसे नाजायज संतान या राजवंश का कलंक, लेकिन तुम्हारे शब्द उसकी सच्चाई या मेरी अतीत को बदल नहीं सकते। दुर्भाग्यवश मेरे अतीत के कर्म अत्यंत अनुचित थे और यह बच्चा उसी गैर संबंध से जन्मा है जो कभी मुझसे हुआ था। फिर भी हम सभी समझदार और सम्मानित लोग हैं और हमें एक निर्दोष बच्चे को किसी भी गलती के लिए दोष नहीं देना चाहिए। और अब मुझे तुम सबको यह भी बताना है कि ये बच्चा मात्र एक साधारण बच्चा नहीं है। देवता सेलियोस ने उसे एक दुर्लभ और असाधारण शक्ति प्रदान की है। इस बच्चे में पृथ्वी की आत्मा की शक्ति है जो विलुप्त हो चुकी थी। एक लेडी कहती है, क्या पृथ्वी आत्मा की शक्ति? दूसरी लेडी कहती है, असंभव। क्या पृथ्वी आत्मा का अस्तित्व तो अब तक रहस्यमय नहीं माना जाता था? मार्कस कहता है, पेट्रा इधर आओ मेरे बेटे। कोई कहता है, अरे देखो उसके बाल भी सम्राट के जैसे लाल है। तो कोई फुसफुसाते हुए कहता है, उसके बाल तो है लेकिन इस जगह उसकी मौजूदगी, उफ, ये कितना घिनौना है। मार्कस कहता है, ये मेरा बेटा है, दूसरा शाही राजकुमार पेट्रा वॉन ओसवाल्ड। बेटा, इन्हें अपनी शक्तियां दिखाओ। पेट्रा कहता है, हाँ योर मेजेस्टी। सब लोग फुसफुसाने लगते हैं। पेट्रा सोचता है, पहले खुद को शांत करो। मैंने इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक प्रशिक्षण लिया है। मैं सबके सामने असफल नहीं हो सकता। यह मेरा एकमात्र मौका है। साइरस कहता है, पेट्रा खुद पर विश्वास रखो, आप ये कर सकते हैं। लियाम कहता है, डरो मत, तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे भाई हो। मार्टिना कहती है, बड़े भाई लियाम और वो गोरा बच्चा सही कह रहा है, आप ये कर सकते हैं।
पेट्रा मन ही मन कहता है, ओहो, इन बच्चों को मेरे लिए जय जयकार करते देख मेरी आंखें भर आई। अब जब क्योंकि मैं इन बच्चों से बड़ा हूँ तो मुझे उनसे कहीं ज्यादा हिम्मत दिखानी चाहिए। जब मैं इस शक्ति का अभ्यास कर रहा था तो मुझे कुछ बातें समझ में आने लगी। अगर मैं अपने मन में उस पौधे की सटीक छवि नहीं बना पाता जिसे मैं उगाना चाहता हूँ, तो वही जंगली हमला करने वाली बेलें फिर से उभर आती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार मार्कस पर आई थी। मैं जो भी सोच लूं वो पौधा उगा सकता हूँ, फल फूल कुछ भी। और जब मैंने अपने बनाए फलों को चखा, उसका स्वाद मीठा था, ताजा था, जैसे वो सचमुच प्रकृति की गोद में से निकला हो। मैं सिर्फ उन्हीं पौधों को उगा सकता हूँ जो इस दुनिया में मौजूद है। अगर मैं ऐसे पौधों की कल्पना करता हूँ जो इस दुनिया में है ही नहीं, तो उन्हें उगाने की कोशिश करने पर कुछ भी नहीं होता। और आखिरकार मैं मुरझाए मरे हुए पेड़ों और पौधों को फिर से जीवन दे सकता हूँ, उन्हें उनकी पुरानी ताजगी और जीवन में लौटा सकता हूँ। बस फोकस करना है और सोचना है कि किस प्रकार का पौधा उगाना चाहता हूँ। मैंने कर दिखाया। फिर बेलें निकलती है और उसमें से फूल खिलने लगते हैं। नोबल लेडी कहती है, ओ डियर, ये फूल कितना सुंदर है। छोटे राजकुमार के पास सच में पृथ्वी आत्मा की शक्ति है। दूसरी नोबल लेडी कहती है, ये स्वयं भगवान सेलेलियोस द्वारा आशीर्वाद दिया हुआ बच्चा है। मार्कस कहता है, मैं अपनी महारानी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बच्चे के अस्तित्व की घोषणा करने में मेरे निर्णय का समर्थन किया। वो दयालु स्वभाव की स्त्री है जिन्होंने मेरी गलतियों को माफ कर दिया। और जब मुझे यह एहसास हुआ, तभी से मैं उनसे और भी गहराई से प्रेम करने लगा। धन्यवाद मेरी प्रिय महारानी। मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी भी आपसे विश्वास और प्रेम से विश्वासघात नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। नोबल लेडी कहती है, ओ सम्राट तो कितने रोमांटिक हैं। सबके सामने उन्होंने महारानी को मेरी प्रिय महारानी कहा। नोबल मैन कहता है, देखो हमारी महारानी के दिल कितना बड़ा है, वो अपने सौतेले बेटे को भी अपना मान रही है। ग्रेटा मन ही मन कहती है, धत तेरी की, अगर मैं अभी मार्कस के खिलाफ कुछ कहूंगी तो लोग मुझे ही विलन समझेंगे और ऐसा करने से सभी का विश्वास खो दूंगी। मार्कस कहता है, इस समय मेरी बस यही इच्छा है कि मैं इस बच्चे को पालूं और उसकी रक्षा करूं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे दयालु देवता सेलेलियोस ने उसे ये विशेष शक्ति प्रदान की है। सेलेलियोस ने इस बच्चे को हम सभी के लिए एक उपहार के रूप में भेजा है। पेट्रा मन ही मन कहता है, वाह, जरा देखो तो कैसे सब लोग अब अचानक मेरा साथ देने लगे। मेरा साइको बाप सच में बहुत चालाक है, या शायद कहना चाहिए चालबाज। अपने ही जन्मदिन के मौके का फायदा उठाकर उसने ये घोषणा कर दी, क्योंकि उसे पता था इतने सारे देशी और विदेशी मेहमानों के सामने जो कुछ भी होगा वो सब उसके जिंदा गवाह बन जाएंगे और ये पूरा खेल उसके ही फायदे में जाएगा। मुझे लगता है भले ही बहुत से लोग मेरे अस्तित्व और मेरी इस दुर्लभ शक्ति के बारे में जानकर खुश दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे दिल से नफरत करते हैं। हाँ, मैं सबको अपने जैसा सोचने या मुझे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, और मैं उन्हें दोष भी नहीं दे सकता, क्योंकि पीढ़ियों से नाजायज बच्चे को लेकर समाज में जो बदनामी और तिरस्कार रहा है उसे बदलना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि इस दूसरे जीवन में मैंने कई अच्छी चीजें हासिल की है। फिर मोनेस्ट्री ऑफ एम्पायर का सीन दिखाते हैं। ये वही प्रिस्ट है जिसे हमने पहले देखा था। प्रिस्ट कहता है, ओ कितने क्यूट हो तुम पेट्रा, ये आउटफिट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कोई दरवाजा खोलते हुए कहता है, क्षमा करें हाई प्रिस्ट। प्रिस्ट कहता है, लेकिन मुझे तो तुम तब और भी ज्यादा प्यारे लगे थे जब तुमने वो क्यूट बिल्ली वाला आउटफिट पहना था। हमें प्रिस्ट का नाम बताते हैं।
काइरेल, जो सेलिलियोस मंदिर के सर्वोच्च पुजारी और वहां के मुख्य धर्मगुरु हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा अधिकार और सम्मान है। लेकिन हम इन्हें प्रीस्ट ही बुलाएंगे। प्रीस्ट कहता है, वो आउटफिट तो तुम्हारे क्यूटनेस से को भी और भी निखार देता है। तभी वहां पर कोई खांसता है। प्रीस्ट कहता है, ओ तुम हो डेरियस, तुम्हें क्या चाहिए? ये है डेरियस निकोली, सेलिलियोस मंदिर के सैन्य का हाई कमांड मतलब सेनापति। डेरियस कहता है, मैं आपको ऑफिस में ढूंढ रहा था, लेकिन आप वहां नहीं थे। फिर पता चला कि आप एल्केमी की लेबोरेटरी में हैं। प्रिस्ट कहता है, मुझे एक काम करना था। डेरियल कहता है, कौन सा काम? क्या जैसे कि एक बच्चे को ताड़ना? अगर लोगों को पता चला कि हाई प्रीस्ट बच्चे के जैसे व्यवहार कर रहे हैं तो आप अपना सम्मानजनक अधिकार पद खो देंगे। प्रीस्ट कहता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि मैं क्या देख रहा हूँ। इथेलियस साम्राज्य के दूसरे शाही राजकुमार को देखना कितना प्यारा है ना? डेरियस कहता है, इसमें कौन सी नई बात है? वो तो बस बिल्कुल अपने उम्र के बाकी बच्चों जैसा ही दिख रहा है। प्रिस्ट कहता है, आप जैसे कठोर आदमी से ऐसी बात पर राय पूछना मेरी गलती है। डेरियस कहता है, मैंने तो सुना था कि इथेलियस सम्राट का केवल एक ही बेटा है। प्रिस्ट कहता है, वो उनका नाजायज बच्चा है। आज रात सम्राट महामहिम के जन्मदिन की पार्टी में उनकी उपस्थिति की घोषणा कर रहे हैं। काश मैं भी उस पार्टी में जा पाता और पेट्रा की प्यारी सी सूरत को अपनी आंखों से देख पाता। डेरियस कहता है, हाई प्रीस्ट, आपको पता है कि आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, है ना? बेहतर होगा कि आप रोना धोना छोड़कर काम पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ सिर्फ ये सूचित करने आया हूँ कि सेलिलियोस के सैनिक ने आपकी अगला प्रवचन स्थल सुरक्षित कर लिया है। प्रीस्ट कहता है, अच्छा काम किया, धन्यवाद डेरियस। डेरियस कहता है, मेरे कुछ रूखे या बेबाक सवाल के लिए क्षमा कीजिए, फिर भी मुझे इस बारे में पूछना ही होगा। पहले आप मेरे कंधे तक ही आते थे, लेकिन अब तो आपकी लंबाई बढ़ गई है और अब आप पहले से ज्यादा समझदार और बड़े लग रहे हैं। क्या आप वो अमर इंसान नहीं है जो कभी बूढ़ा नहीं होता? प्रिस्ट कहता है, क्या सच में? क्या अब मैं लंबा हो गया हूँ और बड़ा भी दिखने लगा हूँ? बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं मैच्योर दिख रहा हूँ तो लोग मुझे शायद बुद्धिमान और गंभीरता से समझेंगे। डेरियस कहता है, ठीक है, तो फिर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो मैं अपने पोस्ट पर वापस जा रहा हूँ। आपकी शाम सुनहरी जाए हाई प्रीस्ट। प्रीस्ट मन ही मन में कहता है, क्या मैंने अपनी अमर रहने की शक्ति खो दी है क्योंकि मैंने 19 साल पहले अपनी ताकत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था? लेकिन मरने से पहले मुझे पेट्रा का ख्याल रखना होगा। दिमित्री, एक बार जब आपने भगवान सेलिलियोस से पृथ्वी आत्मा की शक्ति प्राप्त कर ली तो आप मानवता की शांति की रक्षा के लिए चली गई और गायब हो गई। क्या नई खोज की गई अर्थ स्पिरिट की ये घोषणा, मतलब पेट्रा के पास जो अर्थ स्पिरिट की पावर है वो भविष्य में कोई बड़ी मुसीबत न बन जाए? फिर हमें महल का सीन दिखाते हैं। पेट्रा अपनी आंखें खोलता है, क्या मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? पेट्रा कहता है, मुझे इस तरह क्यों लपेटे रखा है? पेट्रा मन ही मन कहता है, क्या ये साइको अब मुझे मारना चाहता है? पेट्रा चिल्लाता है, हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद करो, पापा मुझे मारना चाहते हैं। रूफस दरवाजा खोलकर अंदर आता है। प्रिंस पेट्रा, क्या हुआ आपको? पेट्रा कहता है, ग्रैंडपा रूफस, प्लीज मेरी मदद करे। मार्कस कहता है, क्या हो रहा है? तुम चिल्ला क्यों रहे हो?